Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. So we are doing the Age of Revival. इससे पहले मैं और लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और क्योंकि मैं क्रोनोलॉजी में जा रही हूँ, हर राइटर जो है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अरेंज्ड है, तो प्लीज़ आप पिछले राइटर्स को पहले देखो, उसके बाद यहाँ आना। विलियम डनबार जो है अभी इस वीडियो के हिसाब से, विलियम डनबार पहले ही वॉज बॉर्न, देन वॉज जॉन स्केलेटन एंड देन केम डेसिडेरेस इरास्मस। सो प्लीज़ डू इट इन क्रोनोलॉजी, क्योंकि आपको हेल्प करेगा। नेट का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो इसी हिसाब से है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्रोनोलॉजीज आती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर विलियम डनबार से। ही वॉज अ स्कॉटिश चौसेरियन एंड ही इज़ कॉल्ड द जॉफरी चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। अब किसी इंसान को आप जॉफरी चौसर ऑफ स्कॉटलैंड बोल रहे हो, इसका मतलब आपने उस राइटर को एक ऐसे स्टेचर पे रखा है जिस स्टेचर पे जॉफरी चौसर थे। और जॉफरी चौसर किस स्टेचर के थे ये तो सबको पता है। एवरीबडी स्टडीज चौसर, एवरीबडी नोज हु चौसर वाज। तो चौसर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड सो इज विलियम डनबार फॉर स्कॉटलैंड। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें पता चलती है जॉफरी चौसर से, चौसर जो इनको बोला है ऑफ स्कॉटलैंड, वो ये है कि इन्फ्लुएंस भी शायद हुए होंगे चौसर से, है ना। तो चौसर से इन्फ्लुएंस हुए हैं उन लोगों को हिस्टोरियंस एक टर्म देते हैं। क्या है वो टर्म? चौसेरियन। दिस इज द टर्म दैट दे गिव फॉर पीपल हु रोट लाइक चौसर और ट्राइड टू कंप्लीट हिज वर्क्स और ट्राइड टू कमेंट ऑन हिज वर्क्स, किसी ना किसी तरीके से जो चौसर से रिलेटेड होते थे, चौसर के वर्क्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करते थे, उन्हें चौसेरियंस बोलते थे। अब वो चौसेरियंस अगर स्कॉटलैंड में हो तो स्कॉटिश चौसेरियंस, और अगर इंग्लैंड में हो तो इंग्लिश चौसेरियंस। ठीक है, विलियम डनबार के 3 वर्क्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सिर्फ टाइटल्स, डिटेल में भी जाएंगे लेकिन सबके में नहीं, कुछ बेसिक से पता होना चाहिए आपको कि जो फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बाकी डिटेल में इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर नेट। सबसे पहले है गोल्डन टार्ज, फिर है थिसल एंड द रॉयज एंड फिर है लिमेंट फॉर द मेकर्स। ठीक है, जो गोल्डन टार्ज है, टार्ज मतलब टारगेट। ठीक है, टारगेट ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे, टारगेट। एक्चुअली वीडियो में एक बार पहले भी रिकॉर्ड कर चुकी थी, अपलोड भी कर चुकी थी, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे फिर से बनानी पड़ी, इसलिए चीज़ें इसमें लिखी हुई भी है पहले से। और इसमें टारगेट किया किसको है गोल्डन टार्ज में? गोल्डन टारगेट किसको किया है? लॉजिक को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ ऑल, आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द गोल्डन टार्ज। Then comes the Thistle and the Roys. Thistle and the Roys is important not just for William Dunbar, but also you need to know कि Thistle जो है, Thistle इसका मतलब ये वाला Thistle है जो आज की डेट में हम बोलते हैं। Thistle एक फ्लावर होता है, आप अभी इसको गूगल करो कि ये कैसा दिखता है ताकि आपको याद भी रहे। Thistle जो है ये एक फ्लावर है और ये नेशनल एम्बलम है स्कॉटलैंड का। और नेशनल एम्बलम हमेशा वो चीज़ मिलती है जिसका कोई ना, वो चीज़ बनती है जिसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल रेलिवेंस हो, कुछ ना कुछ पास्ट में रहा हो। ठीक है, तो थिसल का आप देख रहे हो एसोसिएशन कितने पहले से जा रहा है, कितना पुराना है। यहाँ पे भी थिसल एंड द रॉयज है। थिसल यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करता है किंग जेम्स 4 को, और रॉयज जो है यानी कि रोज, वो रिप्रेजेंट करता है मार्गरेट ट्यूडर को जो कि इंग्लैंड की थी, और इनके बीच में ये शादी है। उसके उस इवेंट पे विलियम डनबार ने ये वर्क लिखा है, थिसल एंड द रॉयज। ठीक है, फिर आ जाता है जी लिमेंट फॉर द मेकर्स। लिमेंट फॉर द मेकर्स जो है, इस पे पहले सवाल आ चुका है नेट पे, और सवाल ये था कि लिमेंट फॉर द मेकर्स में किन किन राइटर्स के बारे में विलियम डनबार ने बात की है। तो आपको इन राइटर्स के नाम पता होने चाहिए, चौसर, गोवर, लिडगेट एंड हेनरीसन। इनके बारे में मैं सबके बारे में बात कर चुकी हूँ। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि लिडगेट जो थे ये भी चौसेरियन थे, हेनरीसन जो थे ये भी चौसेरियन थे, और चौसर तो खैर चौसर ही है। तो अब आप देखो ना कि इन्होंने इन्फ्लुएंस एक तो किसके वर्क से हुई? चौसर की वजह से तो चौसेरियंस हैं, और भी किसी के बारे में बात करें तो वो लोग भी इन टर्न जो है वो चौसर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो इनकी लाइफ में चौसर का कितना बड़ा रोल रहा है ना, इस तरह से इसको देखो। तो ये है विलियम डनबार, और विलियम डनबार के बारे में नेट में सवाल बहुत कम हो गए हैं, तो आप लिमेंट फॉर द मेकर्स आप फिर भी याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि इस पर अच्छे से सवाल आया हुआ है, डिटेल में सवाल आया था कि किन लोगों के बारे में लिखा है। इसके अलावा आपको गोल्डन टार्ज और थिसल एंड द रॉयज का बेसिक सा आइडिया जो मैंने आपको बता दिया
इसे डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, 1-2 साल है नेट को देने के लिए, तब आपके पास टाइम है तब आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ना लिमेंट फॉर द मेकर्स में एक चीज़ और है, इसमें एक लाइन है, हर चौथी लाइन जो है, एवरी फोर्थ लाइन इन दिस वर्क says the fear of death troubles me. This is an important fact. The fear of death troubles me. So ये आपको पता होना चाहिए। Lament for the makers में एक और चीज़ important है and that is एक alternate title है I that in hail wes and gladness। ये लिमेंट फॉर द मेकर्स का एक ऑल्टरनेट टाइटल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइटर के ऊपर जो कि है जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन पे भी सवाल नहीं आ रहे हैं कुछ टाइम से, तो पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो तो पता ही है होना चाहिए, जो सब पता, जिसके बारे में सबको पता है वो आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? इवन इफ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक फ्रेंड आके बोल रहा है कि मैंने ये राइटर पढ़ा, तुझे पता है इसके बारे में, और आप फिर टेंशन में हो जाओ कि नहीं पता, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, अब तो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ। तो वो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा देखना है, मतलब ये आप एनालिसिस छोड़ दो, ये मैं बताऊँगी आपको कि कौन से राइटर्स सब पढ़ते हैं, सबको आते होते हैं, ठीक है? आपने बस ये मतलब थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि जिन पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो वो तो फिर ऐसे याद होना चाहिए कि आधी रात को नींद में भी उठा के कोई पूछे ना कि बताओ जॉन स्केल्टन ने क्या लिखा है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है? वैसे तो वो इंपॉर्टेंट राइटर्स के लिए, नॉट फॉर दिस राइटर और फॉर अदर राइटर्स, इनके बारे में भी आपको इतना होना चाहिए कि ऑप्शन देख के याद आ जाए। फिर ऑब्वियसली उसके बाद तो जितना रिवाइज करो उतना कम है, पर प्रायोरिटाइजेशन बता रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि हम 100% सब बहुत अच्छे से करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज ऑफ द बुक से, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि आप जो चीज़ सबसे पहले पढ़ते हो ना वो आपको ज़्यादा याद रहता है, और जो एकदम कंक्लूडिंग में पढ़ते हो वो भी याद रहता है, और बीच का सारा मेस्डअप होता है। तो स्टार्टिंग में वो चीज़ पढ़ो ना जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू एवर हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग, डोंट स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम एज ऑफ रिवाइवल और द एज ऑफ चौसर। क्वेश्चंस आर हार्डली बीइंग आस्क्ड, रादर स्टार्ट फ्रॉम एन एज which really is going to give you marks in the paper. Say for example Victorian age, romantic age, modern age, post modern age, है ना? ये सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो रिवीजन जब करोगे तो वहाँ से स्टार्ट करोगे। अभी मैं तो आपको नहीं करवा सकती पहले इंपॉर्टेंट फिर ये, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी है, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो ये चीज़ नहीं कर सकते, उन्हें पूरा फ्लो समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बट उसके बाद अब जब आपके पास टाइम है ना रिविजन का, तब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। अच्छा, मैं बहुत ही आउट ऑफ टॉपिक बोलना शुरू कर दिया, आई एम सो सॉरी। जॉन स्केल्टन की बात कर लेते हैं, ठीक है? ये थे पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट कौन होते हैं? पोएट लॉरेट्स ऐसे लोग होते हैं जो एक तो कोर्ट में होते हैं, किंग या क्वीन के कोर्ट में होंगे, और वो यूजुअली ऐसे सब्जेक्ट्स पे लिखेंगे जिन पे प्रॉबेबली उन्हें रॉयल्टी बोलेगी कि आप इस सब्जेक्ट पे लिखो, या वो अपनी मर्जी से किसी ऑफिशियल फंक्शंस के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे। बेसिकली ऑफिशियल कैपेसिटी में वो एक पोएट हैं, रादर देन अपना क्रिएटिविटी एम्प्लॉय करने की जगह वो ज़्यादा ऑफिशियल कामों में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटिव लिखेंगे नहीं, वो तो लिख सकते हैं, बट एक ऑफिशियल कैपेसिटी में भी वो एक पोएट है, ठीक है? दैट इज़ पोएट लॉरेट। और ये किसके टाइम पे थे? हेनरी सेवन। हेनरी सेवन कौन थे? बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में, अगर नहीं देखी है तो पहले वो देख लो अच्छे से। हेनरी सेवन, ही वॉज द सेम पर्सन जिन्होंने वॉर ऑफ रोजेज़ को एंड किया था। ही अल्टीमेटली इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड द वॉर ऑफ रोजेज़ एंडेड, राइट? और क्योंकि जॉन स्केलेटन पोएट लॉरेट थे हेनरी सेवन के टाइम पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि हेनरी एट उस टाइम पे छोटे होंगे। अब हेनरी एट उस टाइम पे छोटे हैं तो पोएट लॉरेट है, यानी पढ़े लिखे भी होंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इन्होंने उनको पढ़ाया होगा। सो ही कुड बी अ ट्यूटर, ही कुड बी द ट्यूटर ऑफ हेनरी एट, एंड यस ही वॉज द ट्यूटर ऑफ हेनरी एट, ठीक है? अब जॉन स्केल्टन के कुछ वर्क्स हैं। मैग्निफिसेंस, दिस वॉज द फर्स्ट सेक्युलर मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले क्या होते हैं? ये एलिजाबेथन एज की इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताऊंगी, जब मैं आपको एलिजाबेथन एज के फीचर्स बताऊंगी तो मोरालिटी प्ले को डिटेल में डिस्कस करूंगी। पर फिलहाल के लिए मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं?
मोरालिटी प्लेज ऐसे प्लेज होते हैं जो एलिगरीज होती हैं। एलिगरीज भी नहीं पता तो फिर आप अभी रुक जाओ, अभी बस याद रख लो कि मोरालिटी प्ले होता है, तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी एलिजाबेथन एज में। तो मोरालिटी प्लेज क्या होते हैं? एलिगरीज होती हैं जो आपको कुछ मीनिंग कन्वे करें। आपको सिर्फ प्ले देख के सिर्फ कोई अपेरेंट सी चीज़ समझ ना आए, आप कुछ डीपर सिग्निफिकेंस उस चीज़ का समझ आए, वो होता है मोरालिटी प्ले। ऑल्सो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ये भी बताने के लिए होते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वो भी एक तरीके से ये बताते हैं मोरालिटी प्लेज। दूसरा आ गया आपके पास कॉलिन क्लाउड। अब कॉलिन क्लाउड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है और आपसे ये सवाल आ सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव कॉलिन क्लाउड एज अ कैरेक्टर इन देयर वर्क्स। आपको ऑप्शंस आ जाएंगी, उनमें से एक जॉन स्केल्टन होगा, तो ये आपको बताना चाहिए। दूसरा हो सकता है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने भी कॉलिन क्लाउड पे लिखा है, उनके उनके भी वर्क में कॉलिन क्लाउड फिगर करते हैं, तो वो आपसे सवाल ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कॉलिन क्लाउड, और ये लिखा था इन्होंने अगेंस्ट थॉमस वॉल्सी, पर ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ बता दिया है, अदरवाइज ये याद नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाओ फिलिप स्पैरो के ऊपर। इसमें बस एक फैक्ट याद रख लो कि इसमें डेम मार्जरी करके देयर इज अ पर्सन who says that it is difficult to write in his own language, ठीक है। That is all that you need to know about John Skeleton for NET। आपके पास बहुत टाइम है, टाइम का प्रिविलेज है, 2 साल है, 3 साल है, आप इतनी जल्दी नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड, जितना पढ़ना है पढ़ लो, वो आपको हेल्प ही करेगा। लेकिन अभी नेट में पूछ जाने की संभावना बहुत कम है। अब आ जाते हैं डिसिडियस इरास्मस पे। इन्होंने ये न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। और इन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया था पोएटास्टर। ये वर्ड आप डिटेल में देखेंगे जब आप बेन जॉनसन देखेंगे, क्योंकि बेन जॉनसन ने सिंथिया रिवेल्स में ये वर्ड का यूज़ किया है। ऑल्सो पोएटास्टर एक वर्क भी है बाय बेन जॉनसन, तो तब आप इसको डिटेल में देखना। और ये जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए लैटिन में है। पोएटास्टर जो है ये लैटिन से डिराइव्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। 1511 में, फॉरगेट द डेट, आई मीन यू डोंट नीड टू नो इट, इन प्रेज ऑफ फॉली है। अच्छा, जब भी मैं बोलूँ ना यू डोंट नीड टू नो इट, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपको नेट के लिए याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ऐसा तो है नहीं यार, ऐसे तो मैं आपको सब कुछ ही करा दूँ। इरास्मस में आपको 10 चीज़ें और बता सकती हूँ मैं, कमी थोड़ी है रिसोर्सेज की, हर जगह इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना कम हो सके उतना कम मैं आपको बताऊँ और मैक्सिमम आउटपुट आप उसमें से निकाल सको, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है ना, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में करने लग जाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं भी कि नोट्स में जो मैं आपको दे रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी लग रही है कि सब्सटेंस कम है, कोई बात नहीं, आप स्पेस छोड़ दो। जब आपके पास टाइम मिल जाएगा, अगर आपको आपके सारे नोट्स तैयार करने के बाद, याद करने के बाद, तब लिख लो, ज़रूर लिखो। पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इतना सारा आपके दिमाग में होगा वो याद नहीं होता है। तो मतलब ये मेरी वो है, पर अब मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 1511 में आया इन प्रेज ऑफ फॉली, और इनका जो दिस वर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोरिया इनकॉमियम। अब जब मोरिया इनकॉमियम है, मोरिया जो है इसका मतलब फॉली होता है, और इसका एक और मतलब है थॉमस मोर। थॉमस मोर वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ इरास्मस, तो ये एक तरीके से इन प्रेज ऑफ मोर भी हो गया। इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ना तो इसके 2 मतलब हो जाते हैं, ठीक है। ये है क्या? इट इज़ अबाउट द सटायर, इट इज़ अबाउट द सटायरी, इट इज़ अ सटायर ऑन यूरोपियन सोसाइटी ट्रेडिशंस एंड चर्च, ठीक है। और ये इंस्पायर हुआ है फ्रॉम द वर्क डी ट्रायम्फो। इसकी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, इट्स STULTITIAE बाय फोस्टिनो पेरिजोली, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इन लैटिन, ठीक है। सो लैटिन लैंग्वेज देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि इरास्मस इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिफॉर्म द चर्च। इन्होंने भी जो बाइबल है उसका ट्रांसलेशन किया है एक ऐसी लैंग्वेज में जो लोग समझ पाए।
इन्होंने भी चर्च पे सवाल उठाए हैं, यूरोपियन सोसाइटी के ट्रेडिशंस पे सवाल उठाए हैं, तो रेफॉर्मेशन वाली स्पिरिट इनमें है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डेसिडेरियस इरास्मस के बारे में। तो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द राइटर्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। विलियम डनबर, जॉफ्री चौसर ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटिश चौसेरियन। गोल्डन टार्ज, थिसल एंड द रॉयज, लिमेंट फॉर द मेकर्स। थिसल में थिसल स्टैंड्स फॉर बेसिकली द नेशनल एम्बलम ऑफ स्कॉटलैंड एंड जेम्स IV. Rose is about rose is a symbol for Margaret Tudor, and both of them were getting married. So in that, to honor that event, William Dunbar wrote The Thistle and the Rose. Lament for the Makers has 4 writers mentioned in them: Chaucer, Gower, Lydgate, and Henryson. The fear of death troubles me is one line that repeats in Lament for the Makers. And Lament for the Makers has an alternate title, which is I that inhale rest and gladness. Alright? Then comes John Skelton, who was the poet laureate under Henry VII. So because he was the poet laureate to Henry VII, that means he would have some connection to Henry VIII, है ना? So क्योंकि poet laureate थे तो obviously काफ़ी literate होंगे, तो क्या ये ट्यूटर की जॉब कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल। तो इन्होंने किसको ट्यूटर किया है? हेनरी VIII को इन्होंने पढ़ाया है। इनके जो 3 वर्क्स हैं, मैग्निफिसेंस, कॉलिन क्लाउट एंड फिलिप स्पैरो। एंड मैग्निफिसेंस इज द फर्स्ट सेक्युलर मोरालिटी प्ले। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद फर्स्ट मोरालिटी प्ले, दैट इज डिफरेंट। वो मैं बताऊंगी आपको एलिजाबेथन एज में। इट्स द कैसल ऑफ परसिवरेंस, बस ऐसे बता रही हूँ, उसको याद मत रखना, बाद में देखेंगे। द कैसल ऑफ परसिवरेंस है जो फर्स्ट मोरालिटी प्ले है, अर्लीस्ट नोन मोरालिटी प्ले। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं डेसिडेरियस इरास्मस पे। इन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्रीक न्यू टेस्टामेंट लिखी है। पोएटेस्टल वर्ड इन्होंने कॉइन किया है, विच इज़ इन लैटिन। बेन जॉनसन ने इस वर्ड को यूज़ किया है सिंथिया रिवेल्स में, एंड उसके बाद पोएटेस्टल करके उन्होंने एक वर्क भी लिखा है इन प्रेज ऑफ फॉली। डेसिडेरियस इरास्मस का एक बहुत फेमस वर्क है जिसको मोरिया एनकोमियम भी कहा गया। ये एक सटायर है ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस एंड चर्च। जिस वर्क से इंस्पायर हुआ है उस वर्क का नाम है डी ट्रायम्फस स्टल्शिए। फॉस्टिनो पेरिसोडी का ये वर्क है और ये लैटिन में है। ठीक है, लैटिन में क्या है? प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में बाकी राइटर्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।